नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इस वीडियो के अंदर यानी आधुनिक विश्व के इतिहास के इस वीडियो में जर्मनी के एकीकरण को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें जो एक चरण हमने देख लिया था। मोटे मोटे रूप से जर्मनी के एकीकरण को 3 चरणों में और कोई विद्वान 4 चरणों में भी बांटते हैं। अगर जब 4 चरणों को शामिल करते हैं तो उसमें नेपोलियन की भूमिका और जो लेवरिन संघ को प्रथम चरण का नाम दे देते हैं, और उसके बाद में बिस्मार्क के नेतृत्व में जो 3 युद्ध लड़े गए डेनमार्क के साथ, उसको दूसरा चरण, तीसरा चरण ऑस्ट्रिया के साथ और चौथा चरण फ्रांस के साथ दे दिया जाता है। मैंने इस वीडियो के अंदर 3 चरण ही दिए ताकि बिस्मार्क की लोहे एवं रक्त की नीति को भी इसके साथ साथ समझा जा सके। तो इसका जो प्रथम चरण इस वीडियो में था वो डेनमार्क के साथ संघर्ष था, जिसको हमने देख लिया है। अब इस दूसरे चरण के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि बिस्मार्क को एक तरह से इतिहास का एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है, आप कह सकते हो कि महान कूटनीतिज्ञ माना जाता है। वो कैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे मतलब ऑस्ट्रिया को इसने साथ लिया था, जबकि ऑस्ट्रिया का स्लेस्विग होल्स्टीन में बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, और उसके बाद कैसे 2 साल के अंदर ही ऑस्ट्रिया को अगेंस्ट भी कर लिया, उसके साथ युद्ध भी लड़ा और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध है वो अवश्यंभावी है। गैस्टाइन समझौते के साथ ही जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाती है। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उसको मित्रहीन बनाने का प्रयास कर रहा था, और इस कड़ी में उसे फ्रांस से डर था, तो वो फ्रांस के शासक के पास गया और उसने फ्रांस के शासक को इस बात के लिए एक तरह से राजी कर लिया कि अगर कल को पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होता है तो फ्रांस का शासक, जो उस समय नेपोलियन तृतीय था, वो किसी भी तरह से इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। ये जरा ध्यान रखें, ये नेपोलियन तृतीय है, और जो हमने पहले पढ़ा था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। दूसरा, उसने जो इटली का एक प्रमुख राज्य था जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ, इसको हम आगे जर्मनी के बाद वाली वीडियोस में देखेंगे, जिसमें इटली का यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो पिडमांट सार्डिनिया के साथ भी उसने मित्रता कर ली। अब क्या हुआ, जब इन दोनों से मित्रता हो गई तो अब जो बिस्मार्क है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने का बहाना ढूंढने लगा। तो पहला तो उसने ये कोशिश की कि जो होल्स्टीन का इलाका दिया गया था ऑस्ट्रिया को, उस होल्स्टीन में जर्मन मूल के लोगों को ऑस्ट्रिया के शासक के खिलाफ भड़का दिया, जिससे ऑस्ट्रिया का शासक क्रोधित हो गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया कील में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था, जिसका बिस्मार्क ने या पर्सा ने विरोध किया। ऑस्ट्रिया ने विरोध का उत्तर देते हुए 1864 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य जो संधि हुई थी या गैस्टाइन समझौता हुआ था, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो जब इस तरह की बात हो गई तो एक तरह से जो पर्सा है या पर्सा का जो चांसलर है बिस्मार्क, उसके लिए ये आसान हो गया कि वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ कदम उठा सके। और जब ये संधि समाप्त हो गई और ऑस्ट्रिया ने एक तरह से जर्मन संसद बुलाई, और उस संसद ने जो तीनों प्रदेश थे उसको ऑगस्टबर्ग के ड्यूक को देने का निर्णय कर लिया, जिसका बिस्मार्क ने विरोध किया और गैस्टाइन समझौते को एक तरह से समाप्त मान लिया गया। ऑस्ट्रिया ने जब बिस्मार्क के खिलाफ सेना भेजने का जर्मन संसद में प्रस्ताव रखा तो वह पास कर लिया गया, और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध की देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ये युद्ध 7 सप्ताह तक लड़ा गया, यानी 16 मई 1866 से 3 जुलाई 1866 तक। तो इसलिए इस युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध, द वार ऑफ 7 वीक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसको सेडोवा युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहां पर दोनों सेनाओं का युद्ध हुआ उस जगह का नाम था सेडोवा, इसलिए इसको सेडोवा युद्ध। तो ध्यान रखिए, जैसे अभी आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर की भी आगे वैकेंसी आ रही है, तो इस तरह के इतिहास में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी सेडोवा युद्ध कौन सा था, या 7 सप्ताह के युद्ध के नाम से कौन से युद्ध को जाना जाता है। इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ 7 सप्ताह के अंदर ही हो गया था, इसलिए इसको 7 सप्ताह का युद्ध कहते हैं। सेडोवा नामक स्थान पर भी युद्ध लड़े जाने के कारण इसको सेडोवा युद्ध भी कहते हैं। ये घमासान युद्ध हुआ, लेकिन 7 सप्ताह के अंदर ही पर्सा के बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया है वो पराजित हुआ। लेकिन यहाँ भी बड़ी कूटनीति देखे,
ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद इनके बीच में 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। लेकिन ये संधि बड़ी लिबरल संधि थी, बड़ी उदार संधि थी। क्यों थी? यहाँ भी बिस्मार्क की कूटनीति थी कि वो ऑस्ट्रिया को इतने हद तक गिराना नहीं चाहता था कि कल को जब फ्रांस के साथ उसे पता था कि अब अगर जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है तो वो अब फ्रांस है। पहले ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया पराजित हो गया तो अब फ्रांस है। तो उसे पता था कि फ्रांस के साथ युद्ध अवश्यंभावी है। तो ऑस्ट्रिया के साथ इस तरह का बराबरी का समझौता किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया नाराज न हो, और कल को फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध होता है जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो उसमें ऑस्ट्रिया फ्रांस का साथ न दे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने प्राग संधि, जो कि ये बहुत ही आसान संधि थी, इसकी जरा धाराएं पढ़िए। ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन परिसंघ के विघटन को स्वीकार कर लिया। अब देखिए, युद्ध का जो जुर्माना लगाया गया ऑस्ट्रिया पर वो सिर्फ 30 लाख पाउंड था। मेंस नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का पर्सा के नेतृत्व में एक नया संघ बनाया गया जिसको उत्तरी जर्मन परिसंघ नाम दिया गया, और ऑस्ट्रिया ने इसको स्वीकार कर लिया। इसके साथ साथ जो स्लेस्विग था, होल्स्टाइन था, हेनोवर है, हेस्कासुल है, नासू है, ये आदि जो डचियां थी या राज्य थे, इनको पर्सा में शामिल कर लिया गया। यह युद्ध यूरोपीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके पश्चात पर्सा की स्थिति मजबूत हो गई, कील बंदरगाह पर उसका अधिकार हो गया, संपूर्ण उत्तरी जर्मनी का एकीकरण हो गया, पर्सा उन सब का अध्यक्ष बना। अब सिर्फ दक्षिणी जर्मनी के राज्य रह गए थे जिन पर फ्रांस का अब प्रभाव था। राजनयिकों ने इस युद्ध के पश्चात कहा कि सेडोवा की भूमि पर ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि किसकी पराजय हुई? फ्रांस की। और यूरोपीय राजनीति में फ्रांस और नेपोलियन तृतीय का प्रभाव कम हो गया, और इसके साथ ही एक तरह से पर्सा या जर्मनी के जो राज्य था, इसकी और फ्रांस के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। ये एकीकरण का तीसरा चरण है जिसमें हम देखेंगे फ्रांस पर्सा युद्ध 1871। देखिए, बड़ी मतलब विडंबना वाली स्थिति थी। युद्ध लड़ा गया सेडोवा का 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया की हार हुई, कोहराम का मचा फ्रांस के अंदर। फ्रांस के लोगों को और वहां की सरकार को ऐसे लगने लगा कि भाई ये क्या हो गया, यूरोप के रंगमंच पर एक ऐसा शक्तिशाली राज्य खड़ा हो गया, मतलब फ्रांस के बॉर्डर पर, और फ्रांस कुछ नहीं कर सका। तो एक तरह से उनको लगने लगा कि ये ऑस्ट्रिया की हार नहीं है, वास्तव में फ्रांस की हार है। और वहाँ के जो राजनेता अपने भाषणों में ये कहने लगे कि सेडोवा के युद्ध का पर्सा से बदला लिया जाए, मतलब फ्रांस और पर्सा के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इस युद्ध से फ्रांस आश्चर्यचकित हो गया। यूरोप के राजनीतिक संतुलन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। पर्सा का जो दबदबा है वो बढ़ा, और नेपोलियन तृतीय जो शासक था फ्रांस का, उसके सम्मान व प्रतिष्ठा में गिरावट आई। सेडोवा के युद्ध को वहाँ के लोग ऑस्ट्रिया के नहीं बल्कि फ्रांस की हार समझने लगे। अब फ्रांस के जनमानस में से सेडोवा युद्ध का बदला लेने के लिए नेपोलियन तृतीय पर पर्सा के विरुद्ध जन आक्रोश देखा जाने लगा। अब जो नेपोलियन तृतीय का एक तरह से प्रभाव कम हो गया, तो उसे ऐसे लगा कि अब अगर पर्सा को पराजित किया जाए तभी उसका प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। क्योंकि फ्रांस है वो ऑस्ट्रिया के साथ हुए युद्ध का या अपने अपमान का, या यूं कह सकते हैं कि जब ये मिले थे अब बिस्मार्क और नेपोलियन, और उससे कहा था कि वो ऑस्ट्रिया के युद्ध में भाग नहीं लेगा, तो नेपोलियन तृतीय को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसे पर्सा से बड़ा इनाम मिलेगा, जैसे अल्सेस, लारेन या कुछ और क्षेत्र उसको मिल सकते हैं, या कुछ और फायदा मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वैसे भी फ्रांस आग बबूला था, अपने प्रभाव सीमित होने से भी वो आग बबूला था। तो देखते हैं क्या कारण थे। फ्रांस सेडोवा युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। हालांकि पराजय ऑस्ट्रिया की हुई, लेकिन मिर्ची लगी फ्रांस को। ऑस्ट्रिया की पराजय से पर्सा का यूरोप में वर्चस्व कायम हो गया, जो कि फ्रांस के लिए असहनीय था। इसके अलावा तीसरा कारण हम कह सकते हैं, नेपोलियन तृतीय को सेडोवा युद्ध के समय तटस्थ रहने पर कुछ उपहार मिलने की उम्मीद थी, जो बिस्मार्क ने उसको कुछ नहीं दिया। नेपोलियन तृतीय पोलैंड के शासक से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, और लगभग बात क्लियर हो गई थी, परंतु जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया, जिसके दबाव के कारण बिस्मार्क ने ऐसा नहीं होने दिया, यानी लग्जमबर्ग को नहीं खरीदने दिया फ्रांस को। इसके कारण भी फ्रांस के लोग पर्सा के खिलाफ हो गई। 1868 के अंदर क्या हुआ
स्पेन की महारानी इसाबेल द्वितीय को राज सिंहासन से हटा दिया गया और वहां की जनता ने पर्सा के राज परिवार के सदस्य लियोपोल्ड को शासक नियुक्त कर दिया, जो नेपोलियन तृतीय के लिए असहनीय था। और जब इस लियोपोल्ड को स्पेन का शासक घोषित कर दिया गया तो एक तरह से फ्रांस के अंदर मतलब आग लग गई, आप कह सकते हो कि बड़े स्तर के ऊपर लोगों में गुस्सा भर गया और उन्होंने कहा कि नेपोलियन तृतीय तुरंत पर्सा के शासक से बात करे, उसे कहें कि लियोपोल्ड को किसी भी सूरत के अंदर स्पेन का शासक नहीं माना जाएगा। तो इसलिए चूंकि फ्रांस शक्तिशाली राष्ट्र था, ये बात पर्सा के शासक विलियम केसर के पास पहुंची तो उसने स्वीकार कर लिया कि भी लियोपोल्ड है वो स्पेन का शासक नहीं होगा। तो अभी भी फिर नेपोलियन तृतीय शांत ने उसने कहा नहीं, ये लिखित के अंदर दे हमें कि लियोपोल्ड आगे भावी स्पेन का शासक नहीं होगा। तो इसके संबंध में फ्रांस के राजनयिक और लियोपोल्ड की बातचीत हुई। उस बातचीत को एक तार द्वारा मैसेज दिया गया बिस्मार्क को, जो कि दूसरी जगह था। बिस्मार्क ने उस तार को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया कि फ्रांस को ऐसे लगा कि ये फ्रांस के खिलाफ है और जर्मनी की यानी पर्सा के लोगों को ऐसा लगा कि ये पर्सा के फेवर में है। तो इस तार से या उसके इस मैसेज को आगे फ्रांस के अखबारों के अंदर बड़े स्तर पर छापा गया और उसको इस रूप में दिखाया गया कि बिस्मार्क है वो इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा है, जिसके कारण नेपोलियन तृतीय को पर्सा पर आक्रमण करने का मौका मिल गया और उसने 1870 दिसंबर के लगभग भयंकर आक्रमण पर्सा की सेना पर कर दिया। लेकिन पर्सा की सेना पहले से बहुत तैयार थी, उसने 3 ओर से फ्रांस को घेर लिया और जबरदस्त आक्रमण बिस्मार्क की सेना ने किया, जिसके कारण नेपोलियन की सेना के हाथ पांव फूलने लगे और लगभग 83,000 सैनिकों के साथ नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह से इस युद्ध के अंदर फ्रांस की भयंकर पराजय हुई। इस पराजय के बाद एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई जो 26 फरवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस व जर्मनी के मध्य ये प्रारंभ हुई और उसका अंतिम जो संधि बनी वो 10 मई 1871 को बनी और इसकी मुख्य शर्त इस प्रकार थी। अल्सेस तथा लोरेन प्रदेशों से फ्रांस ने अपना अधिकार छोड़कर जर्मनी का वहां स्वामित्व स्वीकार कर लिया। क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस ने जर्मनी को 500 करोड़ फ्रैंक की धनराशि देने का वचन दिया और यह भी कहा कि यह भुगतान 3 वर्षों में हो जाएगा। जब तक फ्रांस क्षतिपूर्ति की राशि जर्मनी को नहीं देगा तब तक जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में रहेगी तथा उसका संपूर्ण खर्च है वो सरकार वहन करेगी। और इसके साथ साथ जर्मनी का एकीकरण तो हो ही गया था, उसको हम परिणाम में भी देख सकते हैं। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, तो एक तो ये निकला कि जर्मनी की यूरोप में तथा बिस्मार्क की जर्मनी व यूरोप दोनों में प्रतिष्ठा बढ़ी गई, मतलब जर्मनी एक कद्दावर राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया यूरोप में और बिस्मार्क एक तरह से यूरोप के नेता, जैसे पहले कभी ऑस्ट्रिया के मेटरनिख की तूती बोलती थी, वैसे ये बिस्मार्क का जो प्रभाव है वो यूरोप पर बढ़ गया। पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। अल्सास तथा लोरेन प्रदेश जो कि कोयले के प्रमुख केंद्र थे उस पर जर्मनी का अधिकार हो गया। फ्रांस में नेपोलियन तृतीय के साथ साथ द्वितीय साम्राज्य का अवसान हो गया और वहां पर तीसरी बार गणराज्य, पहली बार कब 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद, सेकेंड टाइम कब 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद और थर्ड टाइम कब, अब जब ये हार गया 1871 में और जर्मनी में संघीय संविधान बनाया गया और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये वीडियो थी जिसमें आपने जर्मनी के एकीकरण को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।